तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत MGCI के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जनरल फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि जनरल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जनरल फिजिक्स आपकी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे व्यापम, बैंक, SSC, PSC, रेलवे आदि सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जनरल फिजिक्स के बाद मैं खुद आपके साथ जनरल मैथमेटिक्स भी डिस्कस करूंगा। आपके लिए हमारे सारे ही वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आपको सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक जनरल फिजिक्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं वह फिजिक्स का एक बहुत ही वर्सेटाइल टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, बट क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यह थोड़ा सा लेंथी है। तो इस टॉपिक को हम एक वीडियो लेक्चर्स में कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है लाइट, जिसे हिंदी में प्रकाश कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं लाइट के इंट्रोडक्शन। ठीक है, लाइट के बारे में कुछ जानते हैं, लाइट का परिचय देखते हैं। तो लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताता हूँ। लाइट होती क्या है? तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और यह हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रकाश है वह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर हमारी अर्थ पे एयर जैसा कोई मीडियम नहीं भी होता तो भी लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकती है। इसके विपरीत अगर हम ध्वनि तरंगों की बातें करें, साउंड वेव्स की बातें करें, तो अगर हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, एयर नहीं होती, तो साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल नहीं कर पाती। तो लाइट जो है एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है c, वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, मतलब यह कण और तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है। जब हम परावर्तन और अपवर्तन जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ते हैं तो हम प्रकाश को कण के रूप में देखते हैं, और जब हम विवर्तन और प्रकीर्णन जैसी घटनाएं देखते हैं तो हम प्रकाश को तरंग के रूप में देखते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो उसे आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं, जो लगभग 499 सेकंड के बराबर होता है। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को सिर्फ 1.28 सेकंड का ही समय लगता है। तो ये हम लोगों ने जाना इंट्रोडक्शन लाइट के बारे में, कुछ बेसिक सी चीज़ें जिन्हें मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। लाइट ऊर्जा का एक रूप है जो सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तीसरा, प्रकाश की जो प्रकृति है वह द्वैत प्रकृति है। यह कण और तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है। चौथा, कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में इसे 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में इसे 1.28 सेकंड लगते हैं। दोस्तों, हम लोग प्रकाश का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों? तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है, किसी समतल सतह से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इस डायग्राम की तरफ देखते हैं। देखिए, ये डायग्राम है, इसमें प्रकाश का परावर्तन दिखाया गया है। ये जो किरण आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम आपतित किरण। जब एक प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है तथा पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें ये जो किरण इस सतह पर गिर रही है इसे हम कहते हैं आपतित किरण। जो किरण वापस लौट रही है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और इनके बीच में ये जो 90 डिग्री का जो मैंने एक लाइन बनाया है इसे हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब का काम यह होता है दोस्तों कि जब भी हम परावर्तन को स्टडी करते हैं, परावर्तन को पढ़ते हैं, तो हमें कोणों को नापने की जरूरत होती है। तो जिस तरह से हम मैथमेटिक्स में एंगल्स को, कोणों को
एक्स एक्सिस से नापते हैं, एक्स अक्ष से नापते हैं, उसी तरह परावर्तन के दौरान हम कोणों को इस अभिलंब n से नापेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परावर्तन के कुछ नियम। तो देखिए, परावर्तन का सबसे पहला नियम है कि यह आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि जितने कोण से किरण नीचे गिरती है उतने ही कोण से वह परावर्तित भी होती है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों ही एक ही तल में उपस्थित होने चाहिए। तो ये थे परावर्तन के 2 नियम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वह श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होती है, जिसमें 7 कलर उपस्थित होते हैं, जिसे हम बेजानी हपी नाला से याद भी रखते हैं। जब भी ये प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु इन 7 रंगों में से 6 रंगों को अपने पास रख लेती है, अवशोषित कर लेती है, किंतु किसी भी एक रंग के प्रकाश को वह परावर्तित कर देती है। और यही परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें वो वस्तु दिखाई देती है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हमें कोई वस्तु लाल दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये कि श्वेत प्रकाश के 6 रंग तो उस वस्तु ने अपने पास रख लिए हैं, अवशोषित कर लिए हैं, लेकिन लाल रंग का प्रकाश वह परावर्तित कर रहा है। इसी वजह से मुझे वो वस्तु लाल दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यह है कि यदि हमें कोई वस्तु नीली दिखाई दे रही है तो इसका कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो दोस्तों, अभी अभी जैसा हमने पढ़ा कि यदि कोई वस्तु आपको नीली दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि वह वस्तु 7 रंगों में से 6 रंग तो अवशोषित कर लेती है, लेकिन नीले रंग को वह परावर्तित कर देती है। तो इसका आंसर होगा परावर्तन के कारण। दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से थोड़ी हट जाती है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यह घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही सिंपल सी घटना है। माध्यम क्या होता है दोस्तों कि माध्यम के कुछ उदाहरण जैसे एयर, वाटर, ग्लास, कांच, जल और वायु, ये सभी माध्यम हैं। अपवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है। अपवर्तन को समझने के लिए हम ये 2 डायग्राम देखते हैं। इन दोनों डायग्राम में यदि हम देखें तो ये देखिए दोस्तों, जब प्रकाश एयर से वाटर में जाता है, मतलब एयर एक विरल माध्यम है, वाटर एक सघन माध्यम है। अब सघन और विरल माध्यम क्या होता है दोस्तों? तो जो एयर है, इसमें जो कण है वो कण बहुत दूर दूर है और बहुत कम कण उपस्थित है, इसलिए हम इसे विरल माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें कण कम हो तथा दूर दूर हो। जबकि इसके अपोजिट हम जब वाटर को देखते हैं, जल को देखते हैं, तो जल में अणु ज्यादा होते हैं और पास पास होते हैं, इसलिए हम उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कब होगा? यदि कोई वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे या फिर कोई वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। दोनों में एक छोटा सा अंतर आता है। जब वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो देखिए, इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, किंतु ये अभिलंब के कुछ पास आ जाती है। मतलब जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आ जाती है, जबकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि अपवर्तन क्या है, उसके दोनों प्रकार देख लिए। अब हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। तो देखिए, पहला नियम, अपवर्तन का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, जिसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। ये भी कोणों का ही नियम है। इस नियम के अनुसार जो आपतन कोण I है उसका साइन और जो अपवर्तन कोण R है उसका साइन, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह हमेशा एक फिक्स वैल्यू के बराबर आता है, जिसे हम कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरा नियम, जो नियम है वह बिल्कुल परावर्तन के नियम के ही तरह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होना चाहिए। आइए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल हम अपवर्तन के देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, जब किसी पेंसिल को हम पानी में रख देते हैं तो वह पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। तो
किसी वस्तु का जल में या कांच में टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल तारों का टिमटिमाना। जी हाँ दोस्तों, तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन का ही एक उदाहरण है। तीसरा एग्जाम्पल, सूर्योदय से कुछ देर पहले ही सूर्य हमें दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक वो हमें दिखाई देता है। यह भी अपवर्तन के ही कारण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अपवर्तनांक के कुछ मुख्य मान। निर्वात के लिए अपवर्तनांक म्यू का मान 1 होता है। वायु के लिए अपवर्तनांक म्यू का मान 1.009 होता है। जल के लिए 1.33 और कांच के लिए 1.50। अगर आप इन सारी वैल्यू को ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कांच या जल सघन माध्यम है, इसलिए इनके लिए म्यू का मान ज्यादा है, जबकि वायु और निर्वात विरल माध्यम है, इसलिए इनके लिए म्यू का मान कम है। तो हमें यहाँ से एक बात पता लगती है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, इसका अर्थ है कि वह माध्यम सघन माध्यम है। इसके अतिरिक्त म्यू का मान हमें कुछ और भी जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू एम अधिक होता है तो उसमें प्रकाश की चाल वी एम बहुत कम होती है तथा उसमें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम भी बहुत कम होती है। इसके विपरीत यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है और उसकी तरंगदैर्घ्य भी अधिक होती है। तो आइए दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होती है वायु में, कांच में, जल में या निर्वात में। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि प्रकाश की जो गति है किसी माध्यम में वह अपवर्तनांक के बिल्कुल अपोजिट होती है। यदि प्रकाश की न्यूनतम गति हमें देखनी है तो अधिकतम अपवर्तनांक देख के हम उसका जवाब दे सकते हैं। और हम जानते हैं कि वायु, कांच, जल और निर्वात में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कांच का होता है 1.50। यह सबसे ज्यादा सघन माध्यम होता है। तो आंसर होगा हमारा बी, कांच में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का माध्यम बदलने पर निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए दोस्तों, माध्यम का अपवर्तनांक आप जानते हैं, पहला ऑप्शन कि माध्यम बदलने पर उसका अपवर्तनांक भी बदलता है। दूसरा ऑप्शन कि जब माध्यम का अपवर्तनांक अगर बदलता है तो प्रकाश का वेग भी बदल जाता है। तीसरा ऑप्शन तरंगदैर्घ्य, तो आप सभी जानते हैं अपवर्तनांक बदलने पर उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों अपवर्तनांक पर निर्भर करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, आवृत्ति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक होता है न्यूनतम, अधिकतम, शून्य और अनंत। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। और हम ये भी जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य बिल्कुल अपोजिट होती है अपवर्तनांक के। तो यदि हमें अपवर्तनांक देखना है तो हम तरंगदैर्घ्य देख लेते हैं। तो लाल रंग की क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है तो अपवर्तनांक इसका सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा। तो इसका आंसर होगा ए। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किस कारण कोई वस्तु जल में तिरछी दिखाई देती है। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन। तो हमने अभी अपवर्तन के उदाहरण में पढ़ा था, अपवर्तन के कारण कोई वस्तु हमें तिरछी दिखाई देती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।